नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र कुमार पुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, मेरी आज की इस कक्षा में मैं राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों से बात करने वाला हूं उनके प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में, जिसका संबंध है मध्यकालीन भारतीय इतिहास से। विद्यार्थियों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन की श्रृंखला के अंतर्गत इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे चर्चा की थी दिल्ली सुल्तान फिरोज तुगलक के बारे में। वो दिल्ली सुल्तान फिरोज तुगलक जिसने कि लगभग 37 साल तक 1351 से लेकर लगभग 1387-88 तक दिल्ली पर हुकूमत की थी। तो विद्यार्थियों, दो तीन बातें अपने आप में अच्छी तरीके से स्पष्ट हो जाती है कि कोई व्यक्ति इतने लंबे समय तक और शांतिपूर्ण तरीके से हुकूमत कर रहा है, तो इसका मतलब ये मानिए कि या तो उसने ज़्यादा से ज़्यादा विजय की तरफ ध्यान नहीं दिया, और दूसरी बात ये कि जो कुछ था उसको बरकरार रखने में यकीन किया। यही बात दिल्ली सुल्तान फिरोज तुगलक के बारे में पूरी तरीके से खरी उतरती है। विद्यार्थियों, इससे पहले मैंने आपसे बात की थी सुल्तान फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति के बारे में और उसके सार्वजनिक निर्माणकारी कार्यों के बारे में। आज अध्ययन की श्रृंखला में मैं आपसे बात करूंगा सुल्तान फिरोज तुगलक के विजय अभियानों के बारे में, उसके समय में हुए विद्रोह के बारे में, और साथ ही साथ सुल्तान फिरोज तुगलक का मूल्यांकन करने की भी कोशिश की जाएगी, और साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि क्या, जैसा कि इलियट एंड डाउसन, विद्यार्थियों, इलियट एंड डाउसन ने तत्कालीन स्रोतों के आधार पर, मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत के स्रोतों के आधार पर दिल्ली सुल्तानों का इतिहास लिखने की कोशिश की है, और उसका नाम रखा हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियन। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के काफ़ी हिस्सों को इन लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। तो इलियट एंड डाउसन ने अपने विवरण में फिरोज को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा है। तो विद्यार्थियों, जब हम फिरोज का मूल्यांकन करेंगे तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या फिरोज में उस महान सम्राट की बुद्धि का कुछ अंश था भी अथवा नहीं था। केवल कहने मात्र से फिरोज दिल्ली सल्तनत का अकबर साबित हो जाता अथवा नहीं होता, इन तमाम बातों को हम मूल्यांकन करते वक्त काफ़ी गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। तो विद्यार्थियों, आइए शुरुआत करते हैं हम दिल्ली सुल्तान फिरोज तुगलक के विजय अभियानों के बारे में और विद्रोह के बारे में। इस टॉपिक को मैं दो भागों में बांटकर समझाऊंगा आपसे। तो विद्यार्थियों, मैं आपको ले चलता हूं सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तुगलक के समय में, एक बार बैकग्राउंड में, दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय में काफ़ी बड़ी संख्या में विद्रोह हुए, और विद्रोह का सबसे बड़ा असर डेक्कन में, दक्षिण में देखने को मिला। और दक्षिण में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, और सैयद एहसान शाह ने मदुरा में एहसान शाही की स्थापना की। तो दिल्ली एक प्रकार से पूरा का पूरा दिल्ली सुल्तानों के हाथ से निकल गया, और इसी प्रकार से बंगाल भी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली के हाथ से निकल गया। तो ऐसी स्थिति में फिरोज तुगलक के सामने ये चुनौती थी कि दिल्ली सल्तनत का प्रभाव पुनः डेक्कन के ऊपर कैसे कायम करना या बंगाल के ऊपर कैसा कायम करना। लेकिन चूंकि मैंने बताया कि सुल्तान फिरोज तुगलक एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी भी दृष्टि से न तो खुद अच्छा सिपहसालार कहा जा सकता है और न ही उसमें कोई बेहतरीन सैनिक योग्यता थी, और वह अपनी कमजोरियों को अच्छी तरीके से जानता था। इसलिए उसने अपने सरदारों के बार बार के आग्रह को भी यह कहकर टाल दिया कि वह दक्षिण में अपनी ताकत को जाया नहीं करेगा, और वह दक्षिण के लिए मुसलमानों का खून बहाने को तैयार नहीं है। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि उसने बंगाल पर भी जो हमले किए शमसुद्दीन इलियास शाह के समय में और शमसुद्दीन इलियास के बेटे सिकंदर शाह के समय में, वो हमले भी नाकामयाब हुए। वहाँ पर भी सुल्तान कोई निर्णायक विजय हासिल नहीं कर पाया। राजपूताना की स्टेट्स को वो पूरी तरीके से नियंत्रण में कायम नहीं कर पाया। पूरी तरीके से छोड़िए, लगभग पूरा का पूरा राजपूताना उसके हाथ से निकल चुका था। फिरोज तुगलक की ये नीति थी कि राज्य विस्तार के बजाय राज्य संगठन पर जोर दिया जाए, क्योंकि वह अपनी सैनिक कमजोरी को अच्छी तरीके से जानता था। तो अब बंगाल में उसने क्या किया, इस चीज़ को हम विद्यार्थियों समझने की कोशिश करते हैं। बंगाल में शमसुद्दीन इलियास
इलियास शाह के नाम से बंगाल की गद्दी पर बैठ गया और उसने एक प्रकार से अपने आप को दिल्ली से पूरी तरीके से स्वतंत्र कर रखा था और उसने आगे बढ़कर तिरहुत पर हमला कर दिया। तिरहुत ऐसा था जिसके ऊपर दिल्ली सल्तनत का पूरा नियंत्रण था। तो ऐसी स्थिति में फिरोज शमसुद्दीन इलियास शाह से निपटने के लिए एक विशाल सेना लेकर निकल पड़ा। तो जब शमसुद्दीन इलियास को इस बात का पता चला तो कुछ समय तक मुकाबला करने के बाद उसने अपनी राजधानी पांडीना छोड़कर इकदाला के किले में शरण ली। विद्यार्थियों, इकदाला का किला काफ़ी मजबूत था और जब सुल्तान फिरोज तुगलक ने कुछ समय तक गिरा डालने के बाद ये देखा कि इस किले को जीतना बड़ा मुश्किल काम है, तो उसने वापस लौटने का दिखावा किया। तो जैसे ही वो वापस लौटा, तुरंत पीछे से शमसुद्दीन इलियास ने उसका पीछा किया और उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान की सेनाएं वापस मुड़ी और शमसुद्दीन इलियास वापस इकदाला के किले के अंदर जा छिपा। तो इस लड़ाई का कोई परिणाम नहीं निकला और सुल्तान फिरोज एक संधि करके वहाँ से वापस आ गया। विद्यार्थियों, ये घटना थी 1353 की। 1359 में एक बार पुनः बंगाल पर हमला किया गया और इस बार हमले का कारण यह था कि बंगाल के किसी पूर्वी सुल्तान के रिश्तेदार या दामाद जफर खान ने मदद मांगी थी फिरोज तुगलक से। तो ऐसी स्थिति में फिरोज पुनः 1359 के आसपास बंगाल में आया और इस वक्त बंगाल में शमसुद्दीन इलियास की मृत्यु हो चुकी थी और शमसुद्दीन इलियास का बेटा सिकंदर शाह बंगाल के शासक की हैसियत से शासन कर रहा था। सिकंदर शाह ने जब फिरोज तुगलक के आगमन की खबर सुनी तो उसने भी अपने पिता की भांति इकदाला के किले में जाकर शरण ले ली। इकदाला का किला मैंने बताया कि विद्यार्थियों काफ़ी मजबूत दुर्गों में से एक था और ऐसी स्थिति में सुल्तान फिरोज तुगलक वहाँ से वापस निकल गया। तो कहने का मतलब है कि बंगाल के अभियान भी ऐसे अभियान रहे जिससे कि सुल्तान की इज्जत को घटाया। अब जब सुल्तान बंगाल से वापस दिल्ली की तरफ लौट रहा है तो रास्ते में उड़ीसा और जाजनगर का वह सैन्य अभियान कर रहा है। वास्तव में उड़ीसा और जाजनगर के इस सैन्य अभियान के पीछे सुल्तान फिरोज का उद्देश्य जगन्नाथपुरी के मंदिर को नष्ट करना था। वास्तव में वह अपने मुस्लिम उलेमाओं को, अपने सुन्नी मुसलमानों को प्रसन्न करना चाहता था, जिनके समर्थन से वह दिल्ली का सुल्तान बना हुआ था और उसकी कठोर धार्मिक नीति के पीछे भी मूल उद्देश्य यही था कि सुन्नी इस्लामिक प्रजा को संतुष्ट किया जाए। तो वह जगन्नाथपुरी के मंदिर को तोड़ना चाहता था। तो वह आगे बढ़ा। रास्ते में उड़ीसा के राजा भानुदेव तृतीय ने उसका मुकाबला करने के बजाय वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ, लेकिन भानुदेव तृतीय के सैनिकों ने मुस्लिम सेना का मुकाबला किया, लेकिन वो परास्त हुए। उनके परास्त होने के बाद फिरोज तुगलक ने जगन्नाथपुरी मंदिर को भी तोड़ा और वहाँ की मूर्तियों को काफ़ी तोड़ा। बाद में जब राजा ने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण किया और भेंट दी और टैक्स चुकाने का वचन दिया, तब जाकर फिरोज वहाँ से रवाना हुआ। इसके बाद फिरोज ने नगरकोट पर हमला किया। विद्यार्थियों, नगरकोट कांगड़ा में पड़ता था और कांगड़ा पर इससे पहले सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कांगड़ा पर अधिकार किया था, लेकिन सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के अंतिम दिनों में कांगड़ा का राजा स्वतंत्र हो गया था। तो ऐसी स्थिति में फिरोज ने वापस कांगड़ा और नगरकोट पर हमला करने का निश्चय किया। जैसे कि इतिहासकार बताते हैं और विशेष रूप से फरिश्ता इस बात का उल्लेख करता है कि सुल्तान का उद्देश्य इस बार नगरकोट में ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट करना था, ज्वालामुखी देवी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाना था और एक सेना लेकर फिरोज वहाँ पर पहुंच गया। फरिश्ता ये लिखता है कि नगरकोट में ज्वालामुखी देवी की मूर्ति को तोड़ दिया गया और उस मूर्ति के टुकड़ों को मांस में पकाया गया और बाद में उसकी गंध के थैले बनाकर ब्राह्मणों के गले में लटका दिए गए। मुख्य मूर्ति को वहाँ से भी हटा दिया गया और काफ़ी उसको मक्का मदीना उस मूर्ति को भेज दिया गया। तो कहने का मतलब ये कि सुल्तान फिरोज तुगलक नवीन साम्राज्य विस्तार करने में असफल रहा, बंगाल में असफल रहा, लेकिन जाजनगर, उड़ीसा और नगरकोट में वह अपनी गतिविधियों को अंजाम दे सका और जिस उद्देश्य के लिए उसने हमला किया उसका वो उद्देश्य पूरा हुआ। लेकिन सिंध में विद्यार्थियों सुल्तान को काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ी और सिंध तुगलक सुल्तानों के लिए काफ़ी समस्या का कारण बना और मोहम्मद बिन तुगलक के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बना। तो इस बार फिरोज तुगलक एक शक्तिशाली सेना लेकर, जिसमें बताते कि लगभग 90,000 के आसपास घुड़सवार थे, उस सेना को लेकर वह सिंध की तरफ रवाना हुआ और सिंध के जाम
बबानिया ने उसका मुकाबला किया और स्थिति इतनी खराब हो गई कि खुद फिरोज रण में फंस गया। तो इस युद्ध का कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला। फिरोज के समय विद्यार्थियों विद्रोह, बहुत ज़्यादा विद्रोह नहीं हुए, क्योंकि जितने भी विद्रोह होने थे वो ज़्यादातर दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हो चुके थे। इस बार जो विद्रोह थे वो एक तो था गुजरात के सूबेदार शम्स दमगानी का विद्रोह। एक्चुअली शम्स दमगानी गुजरात का सूबेदार था और उसने गुजरात के रेवेन्यू की काफ़ी बड़ी बोली दी थी, और जब वह उस लगान को चुका नहीं पाया तो उसको अपनी सुरक्षा का भय पैदा हुआ और उसने बगावत कर दी। तो शम्स दमगानी के खिलाफ एक सेना भेजी गई शम्स दमगानी के खिलाफ और उसका सर काट दिया गया। इसी प्रकार से कटिहार में बगावत हुई। कटिहार की बगावत सुल्तान फिरोज तुगलक के लिए काफ़ी बड़ी बगावत थी और सुल्तान ने इस बगावत को बड़ी निर्ममता के साथ कुचला और कटिहार के बागियों को कुचलने के लिए हर साल उसने सेना भेजी और लगभग कहते हैं कि 23,000 हिंदुओं को उसने बंदी बना लिया और जबरन मुसलमान बनने के लिए उनके ऊपर उसने काफ़ी अत्याचार किए। तो ये कुछ विद्रोह थे और कुछ सुल्तान के असफल अभियान थे जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। इससे आगे की कक्षा में विद्यार्थियों मैं आपसे चर्चा करूंगा सुल्तान फिरोज तुगलक के मूल्यांकन के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा कि उसके मूल्यांकन के बारे में जो बात इतिहासकार विजले हेग या इलिट एंड डाउसन ने या प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद ने कही है, तो उन बातों को किस हद तक इतिहास की कसौटी पर, सच्चाई की कसौटी पर हम खरा उतार सकते, परख सकते, इन तमाम बातों का विश्लेषण मैं इससे आगे की कक्षा में करूंगा। जय हिंद, जय भारत।